एडिक्शन के ऊपर पार्ट टू। पिछले वीडियो में मैंने एडिक्शन के ऊपर इधर उधर की कुछ बातें करके कॉन्टेक्स्ट सेट किया, ऑब्जर्वेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया और उसे एडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश की। अब मैं उसे थोड़ा सा डीपर लेवल पर आपको समझाता हूँ और उसे ऑब्जर्वेटिज्म के सिद्धांतों से कनेक्ट भी करता हुआ चलूँगा। हर व्यक्ति का जीवन, नशा, सुख दुख, अर्थ, ये सब उसकी निजी अनुभूतियों और उसकी सीमाओं से बना है। मैं जब 16 साल का था तो अपने घर से निकल जाना चाहता था। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा बाप था। मुझे दुनिया को प्रूव नहीं करना था, मुझे अपने घर वालों को प्रूव करना था। मेरा मेरे घर वालों को देखने का नजरिया किसी भी एक अच्छे बच्चे से बहुत अलग होता है, होगा। और आदमी सोच भी नहीं सकता इसका सीधा प्रभाव मैं मौत को कैसे देखता हूं उसके ऊपर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई डोंट गिव अ फक मैं कल मर जाऊं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, सोचो ये कितना बड़ा एक एलिमेंट है। मेरा एक दोस्त है, वो पहले मेरे साथ फूकता था। एक दिन उसे रात में सपना आया, डरावना सपना, कि वो मर गया और उसकी जान फट गई। उसने अगले दिन से फूकना छोड़ दिया, ये सोचकर कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके घर वालों का क्या होगा। लेकिन ये सेम डिलेमा मेरे साथ नहीं है, एंड आई बिलीव करोड़ों लोगों के साथ नहीं होगी। यही तो बोल रहा हूं मैं। मुझे लगता था कि मैं जो बातें बोल रहा हूं ये कितनी रेयर है, ये कितने कम लोग सोचते होंगे। एंड देन आई रियलाइज, नहीं, ये बस बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब मेरा सक्सेस, ग्रोथ, दुनिया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इन सबको देखने का, सोचने का नजरिया एकदम बदल गया है। विश्व को देखने, चुनने और अर्थ गढ़ने का हर दृष्टिकोण केवल उतना ही सत्य है जितना वो अपने अनुभवकर्ता के लिए है। समझिए, हम इस दुनिया को अपने अंदर एक दुनिया बनाकर देखते हैं और इस वजह से हमारा इस सेम दुनिया को देखने का, इसमें हम क्या डिसीजंस लेंगे, हमारे क्या मूल्य होंगे, हमारी क्या वैल्यूज होंगी, हम उनसे कब कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कब नहीं करेंगे, हम अपने शरीर को किस तरीके से देखेंगे, हम नशे को किस तरीके से देखेंगे, हम सक्सेस को, फेलियर को किस तरीके से देखेंगे, ये सब हमेशा विशिष्ट होगा और ये वक्त के साथ बदल जाएगा। ये इस बारे में नहीं है यार मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया। हालांकि ये बहुत अच्छा दुख है, होना चाहिए कि यार मैं क्या चीज़ हुआ करता था एक टाइम पर और आज मैं क्या हो गया। हाँ, अच्छी बात है। जैसे मुझे भी बहुत चिढ़ आती है मैं जो बन चुका हूं ना, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी चिढ़ आती है इस होने से। पर जब मैं अपने आप को ऐसे देखता हूं ना वापस से, तो आई एम लाइक, बता किस में हिम्मत है ये बातें करने के लिए। कितने लोग इन चीजों को इस तरीके से देख पाए। कितना अच्छा लगता है। जैसे मुझे किसी के बारे में अब कोई कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने आप में एक कंटेंट हूं। और यही तो मैं कह रहा था, मुझे चिढ़ आ जाती थी पहले दुनिया से। बहुत सारे रीजंस थे उसके, क्योंकि मेरा दुनिया को देखने का तरीका बहुत अलग रहा। नशा, सफलता या पेन, हर चीज का अर्थ उसके चुनने वाले के कॉन्टेक्स्ट में ही पूरी तरीके से प्रकट होता है। और यही ऑब्जर्वेटिज्म है, सापेक्षता का दर्शन। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बात, हर चीज, हर वैल्यू, हर डिसीजन, हर मूल्य कॉन्टेक्चुअल होगा। आपके लिए जो मैटर करती है चीज, वो आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए ही कुछ और मैटर करेगी। भले वो कितनी भी उतनी मैटर करती हो जितनी आप सोच रहे हो, बट फिर भी अलग होगी।
किसी भी व्यक्ति के चुनाव, अर्थ और संघर्ष केवल उसके व्यक्तिगत नहीं होंगे, वो उसके परिवार, समाज, इतिहास और संबंधों के ताने बाने से भी जुड़े होंगे। और ये उल्टी भी उतनी अप्लाई करती है, यानी जितनी इसकी कमी होगी ना, वो इम्पैक्ट भी दिखेगा लाइफ में। जैसे इतना घटिया मेरे घर पे मुझे माहौल लगा कि मैंने बच्चे नहीं पैदा किए। मुझे पता ही नहीं सही पेरेंट कैसे बनूं। ये इस बारे में थोड़ी है कि अरे कोई बात नहीं, फिगर आउट कर लेना। अरे मैं उस जनरेशनल ट्रॉमा को क्यों कंटिन्यू करूं? मैं दुनिया में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेकर आऊं? मुझे तो पता भी नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाते हैं। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा मेंटोर मानता हूं, क्योंकि मुझे दुनिया के सबसे अच्छे मेंटोर्स में से एक मिले। मेरे पास दुनिया में शायरों के लिए, फिलोसोफर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेक्टेशंस मेरे अंदर सेट हो चुके थे। मुझे एक से एक लोग मिले जिनसे मैं समझ पाया कैसे देखना है चीज़ों को, कैसे समझना है। मेरी लाइफ में कोई फादर फिगर नहीं था। और मेरा मानना है आने वाले समय में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनकी लाइफ में अथॉरिटी फिगर्स तो होंगे पर फादर फिगर्स नहीं होंगे। मेरा मानना है नशा या अर्थ या जीवन या डेथ, इनकी जो पूरी समझ है वो हमारे अनुभव, हमारे मूल्य, हमारे रिश्तों के आपसी असर और संवाद से बनी है। हर अनुभव और अर्थ व्यक्ति समय और अर्थ के साथ अलग अनुभव और अलग अर्थ से देखता है। सेम अनुभव भी जब आपको दूसरी बार होगा ना, तब भी आपका उसको देखने का नजरिया पहले अनुभव के आधार पर बदलेगा। जैसे पहली सिगरेट जितनी बेकार लगी होगी, उसी का असर दूसरी सिगरेट के पीने या ना पीने पर होगा। और जितनी अच्छी लगी होगी उसका भी होगा। एक व्यक्ति से पहली बार मिलकर जितना अच्छा लगा होगा, दूसरी बार और मिलने का मन किया होगा। और इसी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और मुझे यही तो मैं कह रहा हूं, दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा आपका ऑब्जर्वेटिज्म से। अगर इन्हीं सारी बातों को कंक्लूड करूं तो ये कह सकता हूं कि इसी वजह से किसी भी जीवन का चयन, एडिक्शन या परिवर्तन एक स्थायी सत्य नहीं है। कोई भी, जैसे एक तो हर व्यक्ति का जो ट्रुथ होगा वो उसका यूनिक ट्रुथ होगा। और वो ट्रुथ कभी भी एक ट्रुथ नहीं हो सकता। वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होगा, वो इवेंचुअली चेंज होता रहेगा, भले ही उसकी इंटेंसिटी कम होती रहे, ज़्यादा होती रहे। एक बच्चा जो अपने बाप के बारे में 5 साल की उम्र में सोचता है, वो 10 साल की उम्र में सेम वही एग्जैक्ट नहीं सोचेगा। वो या तो और अच्छा सोचेगा या तो बुरा सोचेगा। उसके अंदर जितने भी चेंजेस आएंगे उसकी वजह से उसके अंदर दुनिया को देखने का, महसूस करने का हर चीज़ बदलती जाएगी। और इसीलिए अब जब मैं नशे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो ये वाला कंसेप्ट आता है। अब आप देखिए ऑब्जर्वेटिज्म की क्या थ्योरी है एडिक्शन को लेकर। जब व्यक्ति को जीवन में कोई स्थायी बाहरी अर्थ नहीं मिलता तो वो अस्तित्वगत दर्द या खालीपन से राहत के लिए त्वरित सुख की ओर झुकता है, जैसे नशा, सिगरेट।
मूवी देखना, सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है। बल्कि अगर इसी बात को और डीपर लेवल पर समझो, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, या मैं ये भी कहने का साहस करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जीवन के एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये तो रियलाइज कर लेता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, और इस रियलाइजेशन से या तो उसकी गांड फट जाती है और वो वापस से वैसा हो जाता है, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ढूंढता है, अपने आप को वापस से सही करने की कोशिश करता है। लोग बोलते हैं कि गिरता है फिर उठेगा इंसान, फिर गिरेगा फिर उठेगा, पर अगर सही में वो उठेगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं। कई बार लोग गिर जाएंगे और वो कभी नहीं उठेंगे, और दुख की बात क्या है, बस उनके ऊपर कहानियां नहीं बनेंगी। पर जब तुम ये बात समझ जाओगे कि बेंचोद लाइफ का वैसे भी कोई अल्टीमेट मीनिंग तो है नहीं, तो इतने एफर्ट्स में लगाऊं क्यों अगर मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा तो। अब आदमी कहता है तुम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे तो व्यक्ति एफर्ट्स नहीं लगाएगा, सोसाइटी ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल को इससे क्यों फ़र्क पड़ेगा? उसे ही तो पड़ेगा जो या तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूटर है ऑलरेडी, या वो सोसाइटी में कोई पोजीशन होल्ड करता है। सोसाइटी को आगे बढ़ाना हर व्यक्ति का गोल नहीं है, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा। कुछ बातें कहता हूं तो मैं भी सोचता हूं रुक कर कि क्या इस बात का कोई सेंस है, पर मैं कह रहा हूं समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट जो सही में आर्ट से कनेक्टेड है, और पहले एक आर्टिस्ट है बाद में कुछ और है, वो हमेशा पाकिस्तान के आर्टिस्ट को अलग तरीके से देखेगा। वो बोलेगा आर्ट पहले आती है, वो पाकिस्तानी है, ये बाद में आएगा। और कोई भी व्यक्ति जो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को पहले एक पैट्रियोटिक मानता है, वो बोलेगा कुछ भी हो वो पहले एक पाकिस्तानी है। कुछ लोग बोलेंगे भले कुछ भी मानो तुम, पर जो गलत है वो गलत है। और कुछ लोग बोलेंगे जब मैं कुछ भी मानूंगा तो फिर मैं गलत को गलत क्यों मानूंगा, जब मैं तुम्हारे सही को सही नहीं मानता तो मैं तुम्हारे गलत को गलत क्यों मानूं। और ऐसे में ऑब्जर्विटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना बस बहस करते रहोगे, कोई बदलेगा थोड़ी। अब जब एक व्यक्ति ये रियलाइज कर लेता है कि लाइफ में एंड में कुछ भी नहीं है, जैसे इसीलिए भी ना मैं रिलीजन को कुछ नहीं कहता, इसलिए मैं कभी फेथ को क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि किसी का भी फेथ क्वेश्चन करने की चीज नहीं है। वरना फिर आप ये मत बोलो कि वो ऑफेंड क्यों हो गया। आपने उसके फेथ को क्वेश्चन किया है, वो इसलिए ऑफेंड हुआ है। मैं सत्य की इंक्वायरी में किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, पर अगर कोई ऑफेंड हो जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हाथ जोड़कर माफी, क्योंकि अब मैं यही कह रहा हूं कि अब मुझे किसी को ऑफेंड करने में कोई मजा नहीं आ रहा। अब मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका हूं कि बहस करने के लिए तो कोई भी कुछ भी बात बोल देगा, पर जो चीज ही लॉजिकल नहीं है उसे लॉजिक के पैरामीटर पर कैसे नापोगे तुम। और मैं भी देखो फिर भी उस चीज को लॉजिक के आधार पर करने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो चीजें लॉजिकल नहीं हो सकती। हर व्यक्ति का नशे का अनुभव, उसकी क्रेविंग और उसके बाहर निकलने का तरीका पूरी तरीके से विशिष्ट होता है। ये उसके जैविक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तरों से बनता है। हर जैसे नशा सिर्फ इस बारे में भी नहीं है कि भाई इतना क्यों कर रहा है। जैसे मेरा ये मानना है, क्योंकि हर व्यक्ति की सीमाएं अलग है, हर व्यक्ति का अनुभव अलग है, वो नशे को भी अलग तरीके से देखेगा। उसका नशे के प्रति
रुझान भी अलग होगा, वो एट द सेम टाइम जिंदगी को भी अलग तरीके से देख रहा है, वो एट द सेम टाइम मौत को भी अलग तरीके से देख रहा है, वो एट द सेम टाइम मीनिंगलेसनेस से भी जूझ रहा है। यानी मेरा मानना है कि ये प्रॉब्लम्स आने वाले समय में दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम होने वाली है। रिलीजन उस समय के लिए बना था जब हमारा फ्रंटल लोब डेवलप नहीं हुआ था, जब हम में सोचने और समझने की कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं हुई थी, जब हमें थिंकिंग सिस्टम चाहिए थे, क्योंकि हमें सोसाइटी, जैसे हमारी सोसाइटी तब स्टेबल नहीं थी। आज मैं कमरे के अंदर बंद हूँ, मुझे वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहे जो एक आम आदमी करता है। मैंने समहाउ अपने आप को वो स्ट्रगल करने से बचा रखा है, वरना जैसे ही मैं इस दुनिया में एंगेज हूँगा और मैं वही स्ट्रगल करने लगूंगा, ये बातें मेरे अंदर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर लेंगी। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, बहन का पूछड़ा हो जाएगा मेरे दिमाग का। तो उस चीज से दो ही तरीके बचा सकते हैं, या तो मैं इधर आ जाऊं, ऐसा बन जाऊं, और या फिर मैं वैसा बन जाऊं। अब अगर मुझे वैसा बनने में आत्म स्वीकृति नहीं मिल रही तो मैं कब तक ढोंग करूंगा। जैसे एक टाइम तक मुझे दुनिया को प्रूव करना था, एक टाइम तक मुझे मेरे बाप को बताना था मैं क्या हूँ, मेरी माँ को बताना था मैं कौन हूँ, मुझे मेरे आसपास के लोगों से फर्क पड़ता था, मुझे अपने सर को प्रूव करना था, देखो सर मैं क्या बन गया। और जैसे जैसे ये चीज़ें होती चली गई मेरी लाइफ से, जैसे ये सारे मीनिंग्स निकल गए, अब मेरे अंदर जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी, जैसे मैं अपने आप को हमेशा से दुनिया का बेस्ट पब्लिक स्पीकर और डिबेटर बनाने के लिए प्रेरित भी करता था, लगा रहता था। मैंने अपनी पूरी लाइफ इस हिसाब से डिज़ाइन कर ली थी, मेरी लाइफ में मीनिंगलेसनेस और ये सारी चीज़ें नहीं थी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग्स थे, मुझे लाइफ में ये करना था, वो करना था, मैंने सब किया, बहन चोद मज़ा आ गया। बट जब मैंने अपने आप को जब भी ऐसे देखा कि आई एम द बेस्ट डिबेटर इन द वर्ल्ड, मेरे दिमाग में हमेशा ये होता था कि मयंक यार, अगर ये फिलोसोफर्स आ गए हमारे सामने तो क्या हम इनसे बहस कर पाएंगे? हम आम लोगों से तो बहस कर लेते हैं, जैसे अब हम उनसे तो बेहतर बहस कर सकते हैं जिनको बोलना आता है। पर जिनको सही में तर्क करना आता है, जिनको अपनी बातें रखना आती हैं, जिन्होंने इन टॉपिक्स के बारे में सोच रखा है, जो 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 फिलोसफी करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, जो लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न्स रखते हैं, सिस्टम्स हैं जिनके पास डिबेट करने के, उनसे क्या मैं बहस कर पाऊंगा? अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मुझे लगता था कि अगर एल्बर्ट कामुस, जीन पॉल सातरे, फ्रेडरिक नीत्शे, आर्थर शॉफनहायर, ऐसे लोग अगर मेरे से बहस करने आ गए तो क्या मैं इन्हें बहस में हरा पाऊंगा? क्या मैं लाइफ की अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात कर पाऊंगा? आप लोगों को मुझसे प्यार हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा जब मैं अपनी कॉस्मोलॉजी की थ्योरी, एपिस्टेमोलॉजी की थ्योरी, मेटाफिजिक्स की थ्योरी, ये सब मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मैंने हर चीज़ बैठ कर बनाई है। क्यों? क्योंकि व्हेन आई रियलाइज्ड लाइफ में वैसे भी कोई मीनिंग नहीं है, मैंने अपने आप को हर उस चीज़ के साथ एंगेज किया जो चीज़ें मुझे हमेशा से फैसिनेट करती थी, पर मैं वो कर नहीं पाता था। अब आप या तो मुझे जज कर लो कि मैं आपके जैसा क्यों नहीं हूँ, और या इस बात को समझो कि आपको मेरे जैसा होने से क्या रोक रहा है। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर या तो दुनिया बाहर है या अंदर है। जिसके अंदर दुनिया बाहर है वो हमेशा नशे को बहुत अलग तरीके से देखेगा। जिसके अंदर दुनिया अलग है, अंदर है की तरफ है, वो हमेशा दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखेगा। जितने भी मेरा मानना है आर्टिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, लिटरेचर वाले लोग हैं, जो खुद के साथ और डीपर लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने साथ घंटों अपने इंटरनल थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं, जिनकी आर्ट उनके शैडो के ऊपर बेस्ड है, वो लोग मुझे लगता है हमेशा नशे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जिन लोगों को परफॉर्मेंस, सक्सेस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन मैटर करता है, जिनके लिए शो अप करना मैटर करता है, जिनके लिए टाइम मैटर करता है, ये लोग हमेशा रियलाइज़ करेंगे कि नशे, एडिक्शन जैसी चीज़ें हैम्पर करती हैं। क्योंकि जब आदमी अपने साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करता है तो फिर वो दुनिया के बारे में फ़र्क नहीं देता, और उसे दुनिया के बारे में फ़र्क देने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें ये बात अल्टीमेटली समझनी है
कि सोसाइटी हमें जो भी सिखाने की समझाने की कोशिश कर रही है ये इसी के फेवर में है। और अपने आप से ही सवाल पूछना है कि क्या हम इस सोसाइटी के फेवर में हैं। और अगर आप इस सोसाइटी के फेवर में हैं तो आपको लिटरली वो बातें समझने की ज़रूरत है जो ये लोग आपसे कह रहे हैं। पर अगर आप ये बात समझ चुके हैं कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा तो आपका एलएसडी की दुनिया में स्वागत है। अब आप चीज़ों को इस नज़रिए से देखें। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बाहरी इलाज, दबाव या नियम तभी असर करते हैं जब स्वयं व्यक्ति अपनी क्रेविंग या अर्थ में गहरा बदलाव चाहता है। मुझे इस पॉइंट पे ये आखिरी कश लेते हुए ये बात पता है ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है। पर मैं इस लेवल पर क्यों आया? आज इन चीज़ों से बात इस लेवल पर क्यों आ गई कि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल बना है। और जब तक कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, मेरा लाइफ को देखने का तरीका, मेरी आर्ट को देखने का तरीका, जैसे मैं मानता हूँ, अब जब जब तक मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोई चेंज नहीं आएगा मेरे अंदर, तब तक मेरा अप्रोच आसानी से चेंज नहीं हो सकता। जैसे हो सकता है वो एक कोई स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट हो जो मुझे हो जाए तो मैं बदल सकता हूँ, एक तरीका। इसकी संभावना मैं ना के बराबर मानता हूँ, पर एक तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ आ जाए जिसे मैं लूज़ करने से डर जाऊं, तो हो सकता है मैं बदल जाऊं। तीसरा, मेरे पास जीने की कोई वजह आ जाए, मुझे कुछ ऐसा लग जाए जैसे मैं कुछ ऐसी कोई ठोस चीज़ बना दूं जिसको मुझे अगर प्रमोट करना है, जिसको अगर मुझे आगे दुनिया के सामने पेश करना है तो मुझे जीना पड़ेगा। और चौथा, यानी जब तक एक व्यक्ति खुद नहीं बदलना चाहता आप उसे बदल नहीं सकते। आपको समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति जब अपनी सीमाओं में बंद कर नशे को देखता है तो वो कैसे देखता है। मेरी लीनियज, अगर मैं ग्रेट एथलीट्स मानता, अगर मैं ये मानता कि मैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रैंक जैन, रूनी कोलमैन, क्या नाम है उसका, फिल हीथ, काई ग्रीन की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो शायद मैं ऐसा नहीं दिखता। अगर मैं ये मानता कि मैं बिल गेट्स, अंबानी, अडानी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ तो भी मैं ऐसा नहीं होता। अगर मैं ये मानता मुझे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन लोगों जैसा बनना है तो शायद मैं अपने आप को ऐसा नहीं बनाता। बट ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब मैं अपने आप को नित्शे, कामुस सात्रे, जॉन एलिया, इन लोगों की कैटेगरी में रखता हूँ तो मेरे आप को देखने का तरीका बदल जाता है। मैं एक फिलोसोफर से बहुत इंस्पायर्ड हुआ, फिलिप मैनलैंडर। ही गेव अ फिलोसफी अबाउट डेथ। उसने रिडेम्पशन, द फिलोसफी ऑफ रिडेम्पशन करके एक किताब लिखी थी। ही टॉक्ड अबाउट विल ऑफ डेथ, विल टू डाई। पढ़ना बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आर्थर शाफनहायर का जब मैंने विल टू लाइफ पढ़ा, विल टू लिव, तो मैं उस चीज़ से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। जब मैंने नित्शे का विल टू पावर कंसेप्ट पढ़ा, ऊबरमेंश का कंसेप्ट समझा मैंने, तो मैं उस चीज़ से बहुत फैसिनेट हुआ। बट मुझे हमेशा से ये लगा कि नहीं, इनके डीपर लेवल पर भी कोई एक चीज़ होनी चाहिए। वो या तो फिर विल टू लिव ही होगी या फिर वो कुछ और होगी। एंड देन ऑब्जर्विडिज्म में आई गेव दिस कंसेप्ट ऑफ द विल टू क्रिएट, जो मैं मानता हूँ हम सबकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक ड्राइव है। जैसे हम पूरी पूरी दुनिया को जो रन कर रही है जो चीज़, दैट इज़ नॉट द विल टू लिव और द विल टू डाई,
और द विल टू पावर, बट इट इज़ द विल टू क्रिएट, जो या तो लाइफ क्रिएट करेगी या डेथ क्रिएट करेगी या पावर क्रिएट करेगी और या फिर कुछ और क्रिएट करेगी। और इसी तरीके से ऑब्जर्वेटिज्म दुनिया की किसी भी फिलॉसफी से अलग बन जाता है। अगर आप इस बात को समझ जाओ कि जब व्यक्ति ये रियलाइज कर लेता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, तो उसके लिए बड़ी से बड़ी खुशी भी एक सिगरेट फूकने से बड़ी नहीं हो जाती, क्योंकि वो ये जानता है कि इसका इम्पैक्ट जितना होगा उतना ही इम्पैक्ट दुनिया में किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ का पड़ेगा। क्योंकि अगर इम्पैक्ट बाहरी है, जैसे यस, जब तक वो अंदरूनी इम्पैक्ट के बारे में, जब तक कोई अवार्ड जीतना, कोई शो जीतना, कोई एक बड़ा सक्सेस हासिल करना, जब तक उसके इंटरनल गोल्स के बारे में नहीं है और एक्सटर्नल के बारे में है, तब तक या तो वो मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ नहीं समझ रहा, या मेरा मानना है मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ और एक्सटर्नल गोल अचीव करना दोनों एट द सेम टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी मेरे लिए गाने बनाना जितना इंपॉर्टेंट है, उन गानों को डालना, उन गानों को प्रमोट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो को इस तरीके से क्रिएट करना है, किसी और तरीके से क्रिएट करना नहीं है। यानी जिस दिन मुझे ये पता चलेगा ना कि मेरे इन वीडियोस को ऐसे भी देखा जा रहा है, मुझे जितनी खुशी मिलेगी उतनी खुशी मुझे तब नहीं मिलेगी जब मैंने अपने वीडियोस दुनिया तक पहुंचाने के लिए वैसे भी एफर्ट्स लगाए हों। मैं ये मानता हूं मेरा बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि एक दिन तुम इन वीडियोस को देखोगे, इन वीडियोस को अगर देखा गया किसी भी दिन लोग इन वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो मैं ये मानूंगा कि ये दुनिया की सारी मार्केटिंग की और वीडियोस ऐसे बनाओ, ऐसे शूट करो, ये सारी थ्योरीज कट जाएंगी। मैं आपको बता नहीं सकता ये इंसान बनने के लिए जो मैं बना हूं, मैंने कितने घटिया लेवल का कंटेंट कंज्यूम किया है। इन फिलोसोफर्स, इन थिंकर्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कॉम्प्लिकेटेड लिख के गए ये साले, इन लोगों को समझने में, इन लोगों को कॉम्प्रिहेंड करने में, डिकोड करने में मेरी हालत मुझे ये करनी पड़ गई। मैं ये बन गया, इन लोगों को समझने के चक्कर में मुझे इंसान ही कुछ और बनना पड़ गया। और ये बनने के बाद आई रियलाइज देयर इज़ नो वे बैक। अब मैं भी यही सब करता रहूँगा। मैं हमेशा सोचता था यार निश्चय ने कोई, अगर वो इतना इंटेलिजेंट था तो उसने ये क्यों नहीं कर लिया, उसने वो क्यों नहीं कर लिया। एंड देन आई रियलाइज वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने ये सब करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मुझे अपने ऊपर इतनी चिढ़ आती है, मैंने जो अपनी हालत कर ली, पता चला मेरा ये वीडियो अपलोड ना हो उसके पहले मैं निकल लूँ। पर इसके अलावा मुझे कोई दुख नहीं। कितने लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो भैंचोद लाइफ के प्रेशर में दबकर परेशान होकर सुसाइड कर लेते। मुझे मेरी हरकतें मारेंगी, मैं नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को वैसा स्वीकार कर लिया जैसा मैं हूं। हो सकता है जब मान लो मैं सीधे ना मरूं, मान लो मैं तड़प तड़प के मरूं, बीमार होके मरूं, मैं पढ़ रहा था काफका के बारे में। उसे 34 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, टीबी से मरा। और बहन चोद स्टारवेशन से मरा है वो। उसको खाना खाने में इतनी दिक्कत होती थी, इतनी दिक्कत होती थी कि उसने खाना खाना छोड़ दिया और वो तड़प तड़प के भूख से मरा है। स्केलेटन हो गया होगा, कैसे मरा होगा बहन चोद। पर यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो साहित्य इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि वो उतनी गंदगी से निकला था। एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, यू राइट सो ब्यूटिफुली, द इनसाइड ऑफ यू मस्ट बी अ हॉरिबल प्लेस। हम लोगों के साहित्य से, लिटरेचर से, आर्ट से तो प्रभावित हो जाते हैं, पर हम कभी भी उनकी फ़िलॉसफी, उनकी साइकोलॉजी नहीं समझ पाते। कुछ ऐसी होती है उनकी साइकोलॉजी।